शुरू किया और वृद्धि संधि में हम लोगों ने सबसे पहले इसका सूत्र देखा होगा। सूत्र क्या है वृद्धि संधि का? इसका सूत्र क्या है? आज कहाँ गायब हैं सब लोग? वृद्धिरेच, ये सूत्र पढ़ा? एक और सूत्र पढ़ा था वृद्धिरादेच, वो क्या था? वृद्धि संज्ञा किस किस की होती है? नहीं याद है? हैं? आ, आई और औ, इन 3 वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने वृद्धि संधि में उदाहरण पढ़े होंगे आ प्लस ए। छोटा आ या बड़ा आ के बाद जब ए आता है तो संधि होने पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? आई हो जाता है। ऐसे ही छोटा आ या बड़ा आ के बाद जब आई आता है तो भी दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? आई। ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ा है छोटा आ या बड़ा आ के बाद जब ओ आता है तो संधि होने पर क्या होता है? औ। और छोटा आ या बड़ा आ के बाद जब दूसरी ओर क्या आता है? औ आता है तो भी संधि होने पर क्या हो जाता है? औ हो जाता है। चारों के उदाहरण पढ़ चुके हैं? चारों के नहीं? कहाँ से पढ़ना है? यहां से ऊपर से पढ़ना है? अगर हमने ये उदाहरण पढ़ लिए तो कम से कम यहाँ तक तो हम पढ़ ही चुके हैं। कहाँ पे दिखाओ फिर, हमको इससे नहीं पता चलेगा। कहाँ पे दिखाइए? लाइए। आई के उदाहरण पढ़ लिए हम लोगों ने। ओ और औ के उदाहरण भी पढ़े, देखिए 4 नंबर और 5 नंबर। हाँ चलो ठीक है, आई के उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो जब आ चाहे छोटा हो या बड़ा आ हो, इसके बाद जब क्या आता है? दूसरी ओर आई आता है तो संधि होने पर इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? आई हो जाता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, जैसे लिखा हुआ है मत प्लस ऐक्य। अब यहाँ पर क्या है? छोटा आ है। छोटा आ है कि ता है? छोटा आ कहाँ है? हमें तो नहीं दिख रहा। छोटा छुपा हुआ है, बड़ा छुपा रुस्तम है। ठीक है, अच्छा इधर क्या है? आई है। दोनों में संधि करेंगे, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो मत प्लस ऐक्यम क्या बनेगा? मतैक्यम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ है कृष्ण प्लस ऐश्वर्यम। यहाँ पर कृष्ण में क्या है? छोटा है, और इधर क्या है? आई है। आ प्लस आई मिलकर क्या होंगे? आई हो जाएंगे। तो कृष्ण धन ऐश्वर्यम क्या बनेगा? जोर से बोलिए। कृष्ण ऐश्वर्यम, ये होगा, यही होगा ना? ठीक है, अगला उदाहरण पहले 2 नोट कर लो, जगह तो है नहीं। लिख लिया? लिख चुके हैं?
आगे बढ़ रहे हैं। अब मान लेते हैं लिखा हुआ है ममैश्वर्य, और हमसे पूछ लिया गया ममैश्वर्य में संधि कौन सी है, कौन सी संधि है और किस सूत्र से हुई है, किस सूत्र से संधि हुई है, वृद्धिरेच से। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मम प्लस ऐश्वर्यम। ठीक है, अच्छा हमसे अगर पूछ लिया जाए हितैषणा में संधि कौन सी है और हितैषणा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, क्या हो जाएगा, हित धन ऐषणा। ठीक है, और धनैषणा में ये उदाहरण पढ़ चुके हैं नहीं, धनैषणा, धनैषणा में संधि कौन सी है, किस सूत्र से संधि हुई है, वृद्धिरेच से। संधि कौन सी है, वृद्धि संधि, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, धन प्लस ऐषणा। ये हो जाएगा, नोट कर लीजिए, आगे बढ़े। चलो कौन बताएगा इन दोनों के संधि विच्छेद, कौन बताएगा, सबसे पहले बताओ नैनम और चैनम में संधि कौन सी है, वृद्धि संधि है, आयाद संधि है। आप बताइए नैनम और चैनम संधि कौन सी है, आप बताइए। वृद्धि संधि है, कैसे पता चला वृद्धि संधि है, आपके पीछे वाले लोग तो कह रहे हैं आयादी संधि है, वृद्धि है पक्का, ये तो कह रहे हैं वृद्धि है। अच्छा संधि विच्छेद क्या होगा अगर वृद्धि संधि है तो, ना धन, क्या होगा, जोर से बोलिए, एनम। थोड़ा कानून अंधा है हमारा, हाँ, सुनता कम है, जोर से बोला कीजिए, है ना। अब तो वैसे भी जोर से बोलो, जय माता दी कल से होना है, तो इसलिए भी जोर से बोलना चाहिए। आप बताइए चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा, चय धन एनम, वेरी गुड, च धन एनम, च धन एनम। क्या ये दोनों संधि विच्छेद सही हैं, दोनों संधि विच्छेद क्या सही हैं, नंबर 1 मिलेगा। हाँ, अयाद संधि है। अब ये लोग पता नहीं कहाँ से ये पढ़ के आ रहे हैं, हम क्या बताएं भाई, आप बताओ इनको अयाद कैसे है। तो इनकी भी बात सही है, अगर आपको अयाद संधि यहाँ दिख रहा है तो अयाद कैसे है, तो अयादि तो कतई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अयाद में शब्द होता है चयन, अयाद में शब्द होता है नयन, और ये हिंदी में है, इसमें अंत में माँ लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, संस्कृत। और जो ये है वो यहाँ पर है नहीं, अगर वो है नहीं इसका मतलब यहाँ अयाद संधि तो कतई नहीं है, और कतई नहीं है तो यहाँ आई की मात्रा देख रहे हैं, वृद्धि संधि हो जाएगी। ये संधि विच्छेद बिल्कुल सही लिखा है और ये वाला भी बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, आपके गद्यांश आपके पेपर में अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, अपठित पद्यांश पूछा जाएगा। अच्छा, जब अपठित पूछा जाता है तो अपठित से प्रश्न बनते हैं, और मान लिया कोई ऐसा ही अपठित पूछ लिया गया जिसमें नैनम और चैनम दोनों शब्द हुए, तो हम उत्तर कहाँ से कैसे देंगे। जरूरी नहीं कि हम जो पढ़कर जा रहे हैं उतने तक ही सीमित रहे, हमें नए नए शब्दों का अभ्यास करना है, और जब तक नए नए शब्दों का अभ्यास नहीं करेंगे, हम संधि हो, समास हो, कोई भी टॉपिक हो, जितना हमने क्लास में पढ़ा उतने तक ही सीमित रहेंगे तो हम मुश्किल में फंस सकते हैं। मुश्किलों से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि आप नए नए शब्दों का
अभ्यास करें। ठीक है, इसको लिख चुके हैं तो बढ़िया है। देखिए ये पूछा जा चुका है यूपी टेट में। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ठीक है, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आपको पता होना चाहिए कि ये श्लोक कहां से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से, भगवत गीता से। ये श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है। ठीक है, और श्रीमद् भगवत गीता किसका अंश है? महाभारत का अंश है। ठीक है, तो अगर श्रीमद् भगवत गीता है बहुत अच्छा है, नहीं है महाभारत विकल्प है, हम उसको सही मानेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अपठित जब पूछा गया, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि इस श्लोक में किसकी बात की जा रही है। इस वाले श्लोक में किसकी बात हो रही है? आत्मा की हो रही है। किसकी बात हो रही है? आत्मा की। और आत्मा के संदर्भ में बताया जा रहा है कि आत्मा क्या है। तो आत्मा क्या है? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि। छिंदन्ति माने काटना, शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता है। किसको? न एनम। यहाँ पर जो नैनम दिया है, इसी नैनम का जो ये अनुस्वार था उसको हमने मा में बदल दिया था, तो इसी को हमने कैसे लिखा था? इस तरह से। ठीक है, और ये जो माँ है ये अनुस्वार में बदल जाता है, आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि में क्यों बदल जाता है, तो उसका कुछ नियम होता है। जब पदांत माँ के बाद कोई व्यंजन आता है तो संधि होने पर पदांत माँ किसमें बदलता है? अनुस्वार में। तो नैनम का मतलब है न धन एनम। न धन एनम। न माने नहीं, एनम माने इसको, एनम माने इसको। किसको? एनम मतलब इसको, और इसको का मतलब क्या है? इसको का मतलब है किसको? आत्मा को। इसको का मतलब क्या है? ये सर्वनाम है और किसके स्थान पर आया है? सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, और एनम सर्वनाम किसके स्थान पर आया है? आत्मा के स्थान पर। ठीक है, तो आत्मा को ना तो शस्त्रों से काटा जाता है, काटा जा सकता है नैनम दहति पावकः, और ना ही इसको पावक के द्वारा, आग के द्वारा जलाया जा सकता है। और न चैनम क्लेदयन्त्यापो। च माने और, न माने नहीं, एनम माने इसको। तो यहाँ फिर से एक आपका पद आ गया, कौन सा? चैनम। और चैनम का संधि विच्छेद क्या है? च प्लस एनम। एनम माने इसको, मतलब आत्मा को, च माने और, न माने नहीं, क्लेदयन्त्यापो। अब यहाँ पर देखिए, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर एक तो आपका चैनम हो गया, एक क्या हो गया? क्लेदयन्त्यापो, एक हो गया नैनम, और एक हो गया पावकः। ये वाला नैनम भी है। जितने हमने पद रेखांकित किए हैं ये सारे के सारे पद संधि पद हैं। सब में कौन सी है, क्या है? संधि है। कौन कौन सी संधियां हैं? तो नैनम है, ये वाला नैनम है, ये वाला चैनम है। इन तीनों में तो संधि हो गई, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि हो गई। पावकः में, पावकः का संधि विच्छेद होता है पौ धन अकः। क्या होता है? पौ धन अकः। ये कौन सी संधि हो गई? अयादि संधि। ठीक है, और क्लेदयन्त्यापो, क्लेदयन्त्यापो में कौन सी संधि है? गुण संधि है। कौन बताएगा? हम बताएंगे। इसमें संधि है, इसका संधि विच्छेद होता है क्लेदयन्ति धन आपो, और इसमें ई के बाद कोई असमान स्वर आया हुआ है तो ई का या हो रहा है, और ई का या जहां होता है वो संधि कौन सी होती है? यण संधि। तो आपकी यहाँ पर तीन संधियां हैं। अयादि संधि का भी उदाहरण मिल रहा है, और आपको यण संधि का उदाहरण मिल रहा है, और तीन उदाहरण आपको किसके मिल रहे हैं? वृद्धि संधि के। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि केवल जो हम लोग पढ़ रहे हैं उतने तक सीमित ना रहे, हम लोग नए नए शब्दों का, नए नए उदाहरणों का जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही हमारे टॉपिक मजबूत होते जाएंगे, हमारी तैयारी अच्छी होती जाएगी, बेहतर
होती जाएगी। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ें। वृद्धि आ गई सबको समझ में? वृद्धि संधि में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग अगली संधि जो पढ़ने वाले हैं उस संधि का नाम क्या है? यण संधि। अच्छा, यण संधि का सूत्र क्या होता है, कौन बताएगा? तो यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। अब ये इको यणच सूत्र क्या कहता है, इस सूत्र का मतलब जानने के लिए हम इस सूत्र का पदच्छेद करते हैं। इसका हम पदच्छेद करेंगे तो इसमें हमें 3 शब्द मिलेंगे, 3 पद मिलेंगे। पहला शब्द हमको पहला पद क्या मिल रहा है? इकः, और इकः का मतलब क्या है? इक। फिर क्या मिल रहा है? यण, और इधर क्या मिल रहा है? अचि, और अच का मतलब क्या होता है? अच। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ी हुई है संस्कृत की, और वर्णमाला इसी संधि से तुरंत पहले वर्णमाला ही तो पढ़ रहे थे। और वर्णमाला में हमने पढ़ा था कि इक क्या है? एक प्रत्याहार है। इक क्या है? ये तीनों प्रत्याहार हैं। और इक, यण, अच, ये जो तीनों प्रत्याहार हैं इनमें क्या आता है? तो इक में 4 वर्ण आते हैं, ई, उ, री और लरी। यण में भी 4 वर्ण आते हैं, यावा, रला। और अच में क्या आता है? सभी स्वर आते हैं, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। ठीक है, कुल 9 स्वर आते हैं। किसमें आते हैं? अच में। तो हमने पढ़ा था कि अच में सारे स्वर आते हैं, इसलिए स्वरों का दूसरा नाम क्या है संस्कृत में? अच है। व्यंजन किसमें आते हैं? हल में। इसलिए हम व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं? हल के नाम से। इसीलिए स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि है और व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि है। अब देखिए, ये जो सूत्र है इस सूत्र में 3 पद आए हुए हैं। क्या क्या है? इक है, यण है और अच। अच का मतलब अच है। अब नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि जो इक प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार के वर्णों के बाद, सबसे पहले हम तो इक प्रत्याहार के वर्ण लिख लेते हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई, छोटा ऊ, री और लरी। अच्छा, हमको दीर्घ संधि में जब हमने अकह सवर्णीय दीर्घा सूत्र पढ़ा था तो आ प्लस आ से क्या मिला था? बड़ा आ। ई प्लस ई से क्या मिला था? बड़ी ई। तो अब चाहे छोटी ई हो, वैसे एक प्रत्याहार में तो यही 4 वर्ण हैं, लेकिन चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ, छोटी री हो या बड़ी री, और री जो है ये छोटी ही होती है, इसका दीर्घ नहीं होता है। इन वर्णों के, इक प्रत्याहार के इन वर्णों के बाद जब क्या आता है? अच आता है। क्या आता है? अच आता है। अच का मतलब क्या है? तो अच का मतलब हमने पढ़ा है स्वर। अच का मतलब हमने क्या पढ़ा है? स्वर। अच्छा, स्वर जब आता है किसके बाद आता है? एक प्रत्याहार के इन वर्णों के बाद। जैसे एक प्रत्याहार का वर्ण क्या है? ई है, और ई के बाद क्या आ जाए? स्वर आ जाए, तो कोई भी स्वर आ जाए, नहीं काम चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ई के बाद जब ई होता है तो दीर्घ संधि वाला नियम लगता है। ई और ई मिलकर के क्या बन जाते हैं? बड़ी ई। तो यहां पर अगर ई के बाद ई आ जाए तो काम नहीं चलेगा, इसलिए स्वर होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? तो स्वर कैसा होना चाहिए? असमान। असमान का मतलब क्या है? तो असमान का मतलब है कि ई के बाद, ई को छोड़कर, ई को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो। क्या हो? कोई अन्य स्वर। ऐसे ही ऊ के बाद ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, री के बाद री को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, री के बाद री को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, तो जब भी संधि होगी तो मान लेते हैं हम अच में किसको रख लेते हैं? यहाँ पर अच में हम किसको रख लेते हैं? तो अच में हम किसी वर्ण को रख लेते हैं। किस वर्ण को रखें? छोटा को रख लेते हैं। किसको रख लेते हैं? छोटा आ को। तो मान लिया छोटा आ गया, किसके बाद आ गया? ई, उ, री और लरी के बाद क्या आ गया? छोटा आ गया। ठीक है, तो जब भी हम संधि करेंगे तो संधि करने पर इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए, इन दोनों के स्थान पर कुछ नहीं होगा। इन दोनों के स्थान का मतलब ये है
इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग अभी ये वाले उदाहरण पढ़ रहे थे, इन उदाहरणों में क्या था, जैसे हम ये वाला उदाहरण ले लें, इस उदाहरण में क्या था, पहले वाले पद के अंत में क्या था, छोटा आ, और दूसरे पद के आरंभ में क्या था, ए। यही तो आया है। इस संधि में इन दोनों के स्थान पर एक नया वर्ण बनता है, क्या, आई। इसके पहले हमने दीर्घ संधि पढ़ी, इसके पहले हमने गुण संधि पढ़ी। तो जैसे दीर्घ संधि में हमने पढ़ा आ के बाद जब आ आएगा तो दोनों को मिला करके एक नया वर्ण क्या बनेगा, बड़ा आ। गुण संधि में हमने पढ़ा कि आ के बाद जब ई आएगी तो दोनों को मिला करके एक नया वर्ण बनाएगी, ये दोनों क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। आ प्लस ई दोनों के स्थान पर, दोनों के द्वारा एक नया वर्ण बनाया जाएगा, कौन सा, ए। लेकिन हम जो यण संधि पढ़ रहे हैं उसमें हमको ध्यान रखना है, यण संधि में जैसे ई है, ई के बाद कोई भी असमान स्वर होना चाहिए। तो ई के बाद आया स्वर समान है कि असमान है, असमान है। तो दोनों के स्थान पर कोई नया वर्ण नहीं बनेगा, बल्कि एक वर्ण में परिवर्तन होगा, किसमें, ई में, और ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। अच्छा, ई के स्थान पर जो या हुआ है वो हमने कैसा लिखा है, स्वर रहित, आधा लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि ई का जब या बना तो अभी इसमें कोई स्वर हमने नहीं जोड़ा है। अब हम क्या करेंगे, ये आधा है तो बाद वाला जो स्वर है ये इसमें जोड़ देंगे, और जब बाद वाला स्वर इसमें जोड़ देंगे तो ये अब या कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। मान लेते हैं ई के बाद क्या होता, ऊ होता, तो क्या बनता, तो ई के बाद असमान स्वर है कि समान है, असमान है, और असमान है तो ई का परिवर्तन होगा, ई में परिवर्तन क्या होगा, ई का क्या हो जाएगा, या। और जो बाद में स्वर है ये स्वर अपनी जगह पर सुरक्षित है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब जो ई के स्थान पर या हुआ है ये छोटा ऊ यस इस वाले या में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, यू। ठीक है, बात समझ में आई। तो एक स्वर में परिवर्तन होगा, किसमें, एक प्रत्याहार के स्वरों में परिवर्तन होगा। और क्या परिवर्तन होगा, तो ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो नियम है, क्या नियम है, नियम है कि जब ई ऊ के बाद, ई ऊ री और ली के बाद कोई असमान स्वर आता है तो संधि होने पर इक के स्थान पर क्या हो जाता है, यण हो जाता है। इक के स्थान पर यण होगा, इक के स्थान पर यण होगा, मतलब ई ऊ री ली के स्थान पर क्रमशः क्या होगा, इनके स्थान पर क्रमशः क्या होगा, ई का या होगा, ऊ का वा होगा, री का रा होगा, और ली का क्या होगा, ला होगा। अब हमने आधे इसलिए लिखे हैं क्योंकि इनके स्थान पर जो होगा वो यही होगा। अब इधर वाला जो स्वर है वो जब इससे हम जोड़ देंगे तो ये हमारे आधे से पूरे हो जाएंगे। कुल मिलाकर के ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा, और ली के स्थान पर ला हो जाएगा। ली के स्थान पर क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत, परिभाषा लिखनी है हिंदी वाली, है या इसी से काम चल जाएगा, सूत्र से, क्या कह रहे हैं, लिखा दें, जल्दी लिखिए फिर, बोले, ह्रस्व या दीर्घ, ये सूत्र लिख चुके हैं, यही वाला एको यणचि लिख चुके हैं, ये वाली फिगर ये सब बना चुके हैं, स्लाइड ये नहीं, तो पहले इसको लिख लीजिए उसके बाद। अच्छा, ये हमने सब लाइन वाइन खींच दी, आपको जरूरी नहीं खींचनी, हमको देखकर आप भी वैसे जो है कॉपी में अपनी सब बना लें। वैसे आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं, कॉपी आपकी है, पेन आपका है ना, लिखिए जल्दी से। लिख लिया, बोले, लिखिए ह्रस्व या दीर्घ,
ह्रस्व या दीर्घ, ई उ री और लरी के पश्चात जब कोई असमान स्वर आता है तो संधि होने पर ई का या उ का वा री का रा और लरी का ला हो जाता है। ठीक है, ई का या उ का वा री का रा और लरी का ला हो जाता है। लिख लीजिए। लिख लिया? लिख चुके हैं? आगे बढ़े? लिख चुके हैं, लिख रहे हैं भाई? लिख लिया है। उदाहरण देखिए, उदाहरण है, लिखा हुआ है अति प्लस अधिक। संस्कृत है तो अधिकम लिख देंगे। अब यहाँ देखिए, एक हम उदाहरण वर्ण विच्छेद करके देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे हम पहले शब्द का जो अति है इसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं। इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा बताइए? आ ता में स्वर कौन सा है? ई। यही तो वर्ण विच्छेद होगा। इधर क्या है? अधिकम है। अब हम देख पा रहे हैं कि जो पहला पद हमारा है उसके अंत में क्या है? ई है, और ई के बाद क्या है? आ है। दोनों समान हैं? असमान है। ई के बाद कैसा स्वर आया है? समान? नहीं, ई के बाद आने वाला स्वर कैसा है? असमान है। तो जो हमारा नियम है, यह नियम कहता है कि ई के बाद जब कोई असमान स्वर आता है तो इस असमान स्वर के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? अच्छा, बाद वाले स्वर में क्या कोई परिवर्तन होता है? नहीं होता है। बाद वाला स्वर जैसा है वैसा ही बना रहता है। जब परिवर्तन जो होना था हो चुका है, अब इसको हम जोड़ लेते हैं। हम जोड़ेंगे तो आ लिख लेंगे। ता आधा है, ता के बाद क्या है? स्वर है कि व्यंजन है? आधे ता के बाद स्वर है कि व्यंजन है? तो ता आधा ही लिखा जाएगा। ता आधा लिखा जाएगा तो हम आधा लिख लेते हैं। अच्छा, या भी आधा है तो या को आधा लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको इधर क्या मिल रहा है? आ, और ये आ या में जुड़ेगा तो या हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो या पूरा हो गया। आगे जो वर्ण जैसे हैं उनको वैसा ही लिख देंगे। तो ये क्या बना? अति धन अधिकम बराबर अत्यधिकम। यही तो बनेगा। नियम समझ में आया? उदाहरण समझ में आए? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है? पीछे बताइए, कोई दिक्कत? आप बताइए। कोई दिक्कत नहीं, बोलते नहीं है, ये दिक्कत है। चलिए, बढ़िया है। ना बोलो वही ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि एनर्जी आपकी खर्च हो जाएगी तो पेपर के लिए बचा के रखनी है ना? तो अति धन अधिकम क्या होगा? अत्यधिकम। ऐसे ही अति धन अंत क्या होगा? अति धन अंतम क्या होगा? अत्यंतम। अति धन अल्पम क्या हो जाएगा? अति धन अल्पम क्या बनेगा? अत्यल्पम। ये हो जाएगा ना? अब देखिए,
लिखा है प्रति धन एकम। अब क्या बनेगा, जोर से बोलिए। प्रतिधन एकम प्रत्येकम। और देखिए देवी, हमने नियम में लिखा है चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई हो। क्या लिखा हुआ है, देवी। देवी में कौन सी ई है, बड़ी ई है। और देवी के बाद इधर लिखा हुआ है उवाच। उवाच मतलब होता है कहा। किसने कहा, देवी। देवी ने कहा, देवी उवाच। अब इसमें संधि बनानी है, बताओ क्या बनेगा। वो तो बड़े सरल वाले उदाहरण थे, ये भी सरल है, कठिन नहीं है। लेकिन हो सकता है इस तरह से हमने ना देखा हो उदाहरण, हम अत्यधिक और प्रत्येक तक ही सीमित रह गए हों। क्या हो जाएगा, देवी प्लस उवाच, बताओ जल्दी। कल से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, इसमें है कोई जो नवरात्र मनाता हो, हैं? अच्छा, तो अगर घर में दुर्गा सप्तशती की किताब हो तो उसको खोलना, उसमें जगह जगह आपको मिल जाएगा देवी उवाच। देवी उवाच मतलब फिर देवी ने कहा। तो देवी धन उवाच, देखिए देवी में क्या है, बड़ी ई है, और बड़ी ई के बाद इधर क्या है, छोटा ऊ है। समान है कि असमान है, असमान है। और जहां जहां असमान होंगे वहां ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। और जब ई का या हो जाएगा, इधर वाला स्वर इसमें जुड़ जाएगा। अच्छा, जब ई या में बदल गई तो वह कैसा बचेगा, आधा बचेगा। तो देवी धन उवाच क्या बनेगा, देव्युवाच। क्या बनेगा, देव्युवाच। देवी धन उवाच क्या बना, देवी धन उवाच क्या बना, बोलिए क्या बनेगा। देवी धन उवाच क्या बनेगा, देव्युवाच। ठीक है, बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे हमारी परीक्षा में पूछ लिया गया, ये पूछा गया नद्युर्मी में कौन सी संधि है। और ये आया हुआ उदाहरण है सीटेट का। नद्युर्मी में कौन सी संधि है, और नद्युर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। संधि हम बता दे रहे हैं, नद्युर्मी में संधि है यण संधि। अच्छा, सूत्र अगर पूछ लेता तो हम सूत्र भी बता देते, इको यणचि। हम जब हमसे पूछा जाता संधि विच्छेद क्या है तो हम नहीं बता पाते, वो कौन बता सकता है, आप लोग, है ना। अरे वाह, बड़े प्रतिभाशाली लोग हैं, तुरंत बता दिया। क्या हो जाएगा, नदी धन और में, यही तो होगा। बताओ देवी जी, क्या होगा, यही होगा जो लिखा है। आप बताइए, बोलना पड़ेगा हमारी क्लास में। खाली मौन धारण करने से इस चक्कर में रहो कि हम तो फीस जमा करेंगे, हम काहे बोले, तो भूल जाओ, बोलना आपको पड़ेगा। फीस जमा की है तब भी। हाँ, क्या होगा, सही है ये, आप बताइए, ये सही है। बड़ा ऊ होता है, ऊर्मी। सही शब्द क्या होता है, ऊर्मी, ना कि ऊर्मी। अब सही है, तो नदी धन ऊर्मी क्या बनेगा, नद्युर्मी। ये उदाहरण समझ में आ गए हैं, लिख चुके हैं। अब हम बात करते हैं ऊ के बाद जब असमान स्वर आता है। किसके बाद असमान स्वर आता है, ऊ के बाद। तो ऊ के बाद जब असमान स्वर आता है, ऊ का क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। ऊ का वाह हो जाता है। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है सु प्लस अस्ते। क्या बनेगा, सु प्लस अस्ति क्या बनेगा, स्वस्ति। सु प्लस अस्ति स्वस्ति होगा। ऐसे ही लिखा हुआ है भूधन आदि, क्या बनेगा, भूधन आदि क्या बनेगा, भ्वादि। ये नहीं समझ में आए, हाँ, इसमें क्या समझना था, कौन सा नहीं समझ में आया।
दोनों नहीं है तो हम समझाएं कौन, ये बताओ, कोई सा जो बताओ वो। स्वस्थ या भुआ दे? स्वस्थ वाला समझ लें। चलो स्वस्थ वाला समझ लेते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है। अरे सुधन अस्ति, ये लिखा हुआ है। इसको समझने के लिए हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। किसका? इसका। सु का वर्ण विच्छेद करेंगे, क्या आएगा? सु में सा है और क्या है? उ है। उ है। अच्छा, इधर क्या है? अस्ति है। नियम क्या है यण संधि का? नियम है कि ऊ के बाद असमान स्वर आता है तो ऊ का वाह हो जाता है। तो ऊ का क्या हो गया? वाह हो गया। अच्छा, इधर वाले स्वर में कोई परिवर्तन होता है क्या? नहीं होता है। अब जो होना था वो हो गया। अब इसको जोड़ लें। सा आधा है तो आधा ही रखेंगे। वा भी आधा है लेकिन आगे क्या मिल रहा है? आ। वा में जब आ जुड़ेगा तो वाह हो जाएगा पूरा। तो हमने पूरा वाह लिख लिया। अब यहां क्या बचा? सा बचा और ती। इसको लिख लेंगे। क्या बना? यही तो बना। समझ में आया? भ्वाद में भी दिक्कत है। अब भू का ऊ हो गया वाह, तो भा बचा आधा, और वाह में बड़ा आ जुड़ गया तो भ्वादि बना। ठीक, लिख लीजिए। आगे बढ़े फिर। और कोई दिक्कत हो किसी को तुरंत बता दीजिएगा, निसंकोच, समझ लेंगे हम लोग। ठीक है, अभी नहीं तो कभी भी समझ लेंगे, है ना? हाँ, अभी नहीं तो कभी नहीं वाला सूत्र यहाँ नहीं चलता है। जब भी आपको, हम भले ही कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो और आपको उसके पहले पढ़े हुए या जो अभी तक नहीं पढ़ा है उस टॉपिक में कहीं भी दिक्कत हो तो कभी भी आप निसंकोच पूछ सकते हैं। ठीक है, लिख चुके हैं? जल्दी लिखिए। अच्छा, इसको थोड़ा सही लिख दें, नहीं तो इसको लोग आधा का ना समझ लें, है ना? इसको भी आधा, ये तो खैर सही लिखा था, फिर से लिख देते हैं। अब सही है। शोधन अस्ति लिख लिया। आगे बढ़े। ठीक है, अब हम कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अगला उदाहरण हमारा है मधु धन अरिहि। क्या है? मधु धन अरिहि। क्या बनेगा? मध्वरि। कैसे बना ये पता चला? मधु का जो ऊ था ऊ बदल गया वा में, तो मधु से बना मध्व, और मध्व में अरि जोड़ दिया तो क्या बना? मध्वरे। अगला महत्वपूर्ण उदाहरण है सुधी धन उपास्य। सुधी में, अच्छे तो सुधी वहां होना चाहिए था ई में, यहां लिख रहे हैं इसको। चलो कोई बात नहीं, अब लिख चुके हैं। क्या बनेगा? सुधी धन उपास्य। क्या बनेगा? शुद्ध्युपास्य, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो समझने नहीं, ये तो हम लोग बचपन से जब से संधियां पढ़नी शुरू की हैं तब से पढ़ते चले आए होंगे। क्या? सुधन आगतम। सुधन आगतम क्या बनेगा? स्वागतम। ठीक है, और देखिए क्या लिखा है। शिशु धन अंगम।
क्या बनेगा इसका संधि पद? शिशुधन अंगम क्या हो जाएगा? क्या बनेगा? शिशुअंगम। अब बताओ, हम समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं। अब बताओ इसके आगे क्या लिखे हैं? आधा शा लिख लें। ठीक है, आधा, अच्छा आधा शा लिखना है ऐसे। ठीक है, वा लिखा। अच्छा, ये बोल रहे हैं शिशु प्लस अंगम शिशुअंगम होगा, ये बनेगा, यही बनेगा, कुछ और नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ, शिशु प्लस अंगम शिशुअंगम। अच्छा, थोड़ा सा घूर के देखो, टोन बदल दो तो तुरंत लोग खड़बड़ा जाते हैं, अरे नहीं नहीं ये नहीं बनेगा, ये कैसे बनेगा, अरे यही होगा, कुछ और नहीं होगा। शिशु प्लस अंगम क्या बनेगा? अब देखिए, अब हम अगला उदाहरण देखते हैं, और अगला उदाहरण क्या है? अगला उदाहरण है री वाला। हमने पढ़ा है री के बाद जब असमान स्वर आता है तो री का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। कैसे? उदाहरण से समझिए। जैसे लिखा हुआ है मातृधन आज्ञा, क्या बनेगा? मात्राज्ञा। जैसे लिखा हुआ है धात्री प्लस अंशः, ये क्या बनेगा? धात्रंशः। इसमें दो उदाहरण लिखे हैं, किसी को दो में से किसी भी उदाहरण में दिक्कत, कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो? सब कुछ आ गया समझ में, बहुत बढ़िया है। ना आया तो पूछ लीजिएगा। अगला देखिए, लिखा हुआ है पितृ धन अनुमति ही, इसका संधि पद क्या बनेगा? इसका संधि पद बनेगा क्या? पित्रानुमति ही। ठीक है, पितृधन अनुमति ही, पित्रानुमति ही। और मातृ धन आ, क्या बनेगा? मातृधन आ, बताओ जल्दी। मातृधन आ बराबर मात्रा, मात्रा बन जाएगा। ये बनेगा, यही बनेगा, कुछ और नहीं बनेगा। री के बाद आ है तो री का रा हो जाएगा, और जब री का रा हो गया तो ता बचा आधा। अच्छा, आधा ता और रा मिलकर के त्रा बन जाता है, तो मातृधन आ बराबर मात्रा। अब एक और उदाहरण हमें पढ़ना है, और वो कौन सा उदाहरण है? तो वो है कि जब लरी के बाद कोई असमान स्वर आता है, लरी का क्या हो जाता है? ला हो जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे लरी धन आकृति, क्या लिखा हुआ है? लरी धन आकृति क्या हो जाएगा? लाकृति। ठीक है, लरी धन अकारः, ये क्या बनेगा? लकारः। और मान लेते हैं लिखा हुआ है लरी धन आदेशः, ये क्या बनेगा? लादेशः। यहाँ पर यण संधि होती है संपन्न। कोई दिक्कत है किसी भी उदाहरण को लेकर तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, आज भी पूछ सकते हैं, और अगर नहीं दिक्कत है तो अच्छी बात है, हम लोग आगे बढ़ें।
लिख लिया है? बोलिए, लिख चुके हैं? आगे बढ़ें? ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हुए हम अगली संधि की बात करते हैं और अगली संधि हमारी क्या है? अयादि संधि। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अयादि संधि के सूत्र की। तो अयादि संधि का सूत्र हमें मिल जाता है क्या? एचो यवा यावह। सूत्र क्या है? एचो यवा यावह। पढ़िए जोर से। हम अकेले हैं, पढ़ रहे हैं तो नीचे तक सुनाई दे रहा होगा। आप इतने लोग हैं, यहां तक हम तक नहीं आवाज आ रही है। इतना जोर से पढ़ रहे हैं कि कान के पर्दे भी तरस रहे हैं कि कुछ हमें सुनाई दे, है ना? पढ़िए। कुछ सुधार हुआ है ना? एचो यवा यावह। बोलिए एक बार। अच्छा, बोलने का फायदा यह है कि 2 4 6 बार बोलेंगे तो सूत्र याद हो जाएगा। अलग से याद करने की आवश्यकता अगर महसूस भी होती है तो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, यही याद कर लेंगे। एचो यवा यावा। अब ये सूत्र क्या कहता है उसको समझते हैं। देखिए, इस सूत्र में पहला पद हमारा क्या है? तो इस सूत्र में हमारा पहला पद क्या है? एचह। क्या है? एचह। अच्छा, एचह जो है, एचह का मतलब क्या है? एच। एच है। और एच का मतलब क्या होता है? तो एच का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? एच का मतलब होता है ए ओ आई और औ, ये होता है। ठीक है, एच का मतलब क्या होता है? ए ओ आई औ। एच प्रत्याहार कापी में लिखा है? लिखा है, संयुक्त स्वरों का प्रत्याहार है। अब नियम कहता है कि एचह जो है, जो एच है, इस एच प्रत्याहार के इन 4 वर्णों के बाद अगर दूसरी ओर, किस ओर? दूसरी ओर क्या आता है? कोई भी स्वर। क्या आता है? कोई भी स्वर आ जाए। जैसे यण संधि में हम बात कर रहे थे कि असमान स्वर होना चाहिए, यहां असमान हो या समान हो, कोई भी आ जाए, दोनों काम करेंगे। तो एच प्रत्याहार के इन वर्णों के बाद जब कोई भी स्वर आता है, तो जब कोई भी स्वर आता है तो संधि होने पर होता क्या है? अच्छा, यहां भी जैसे यण संधि में दोनों के स्थान पर कुछ नहीं हो रहा था, वैसे यहां भी नहीं होगा। यहां परिवर्तन केवल ए में होगा, उधर वाले स्वर से कोई मतलब, केवल इतना रहेगा कि हाँ बाद में कोई स्वर आना चाहिए, लेकिन परिवर्तन उधर वाले स्वर में नहीं होगा। किधर वाले स्वर में होगा? इन वाले स्वरों में होगा। और इन वाले स्वरों में परिवर्तन क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, क्या परिवर्तन होगा पता है? एचो यवा यावा सूत्र में एक ये चिन्ह आप देख रहे होंगे, पता है ये चिन्ह किसका है? ये है छोटे आ का। किसका चिन्ह है ये? ये चिन्ह है छोटे आ का। और इस चिन्ह को हम कहते क्या हैं? इसको क्या कहते हैं? अवग्रह कहते हैं। तो ये चिन्ह जो ये छोटे आ का है, तो इसको हम क्या करते हैं? छोटा आ लिख लेते हैं। ठीक है, फिर क्या है आगे? या में कोई स्वर है क्या? या में कोई स्वर है? छोटा आ है। छोटा आ ना होता तो नीचे हल चिन्ह लगा होता। छोटा आ है। छोटा आ को अगर हम या से निकाल दें तो या कैसा रह जाएगा? आधा। छोटा आ निकाल लिया तो या आधा बचा। और जो छोटा आ निकाला था उसको क्या करें? अपनी जेब में रख लें? नहीं, कहाँ रख लें फिर? ओ के नीचे रख दें। कहाँ रख दें? ओ के नीचे। ठीक है, ये आ हमने कहाँ से लिया है? या से। पहले या यहाँ पर पूरा था, यहाँ हो गया आधा। और इसका ये आधा क्यों हुआ? क्योंकि इसका आ निकाल लिया। आ निकाल कर कहाँ लिखा? ओ के नीचे। अब आइए वा की बात करें। वा में कोई स्वर है? बड़ा आ है। बड़ा आ को पहले निकालो, और बड़ा आ को निकाल के कहाँ लिख दो? आई के नीचे। और जब बड़ा आ वा से निकाल लिया तो वा कैसा बचा? आधा। आधा वा कहाँ लिख देंगे? ओ के नीचे। वा का काम खत्म। आइए या की बात करते हैं। या में भी कोई स्वर है? कौन सा स्वर है? बड़ा आ। बड़े आ को निकाल के कहाँ लिख लो? औ के नीचे।
और जब या से बड़ा आ निकाल दिया तो या कैसा बचा, या कहाँ लिख दिया, आई के नीचे, क्या बन गया, आय। वह लिखा है, वह में क्या है, वह में वाह है और आ है और क्या है, विसर्ग है, इसको निकाल के अलग रख दिया, तो वह कैसा बचा, आधा, और आधा वह हमने कहाँ लिख दिया, यहां, तो क्या बना, आय, अब, आय और आव। नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि एच प्रत्याहार के इन वर्णों के बाद जब कोई भी स्वर आ जाता है और संधि होती है तो संधि होने पर क्या होता है, ए ओ आई औ के स्थान पर क्रमशः अय, अब, आय, आव हो जाता है। मतलब ए का अय, ओ का अब, आई का आय और औ का आव हो जाता है। नियम समझ में आया। हिंदी में परिभाषा लिखनी पड़ेगी, नहीं लिखनी है, अगर किसी को लिखनी हो, एक बंदे ने भी अगर कह दिया हाँ हमको लिखनी है तो लिख लेंगे। लिखनी है, लिखवा दें, हाँ भाई लिखवा दें, काहे से ये लोग भूल जाएंगे, है ना। जल्दी से लिखिए, एच प्रत्याहार के वर्णों हम यहां लिखे दे रहे हैं, एच प्रत्याहार के वर्णों, क्या लिखे दे रहे हैं, परिभाषा, एच प्रत्याहार के वर्णों ए ओ आई तथा औ के पश्चात, औ के पश्चात जब कोई भी स्वर आता है, कोई भी स्वर आता है, चलो इसे से लिख दें, तो संधि होने पर ए का अय, ओ का अब, आई का आय तथा औ का आव हो जाता है। ये हो गई परिभाषा आपकी हिंदी में, ठीक है। परिभाषा लिख लीजिए, आगे बढ़ें, उदाहरण देखें। लिख ली परिभाषा, कोई दिक्कत किसी को नियम समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण क्या लिखा हुआ है, जे धन आह, क्या लिखा हुआ है, क्या बनेगा, जे धन आह क्या बनेगा। चलो एक उदाहरण वर्ण विच्छेद करके समझ लेते हैं। ये क्या है, जे, अगर हम जे का वर्ण विच्छेद करें तो जे में क्या है, जा है और ए है, यही तो होगा वर्ण विच्छेद। अच्छा इधर क्या है, आ है। हमारा नियम कहता है कि जब ए के बाद कोई भी स्वर आता है तो संधि होने पर ए का क्या हो जाता है, आय हो जाता है। बाद वाले स्वर में कोई परिवर्तन होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ए के बाद कोई स्वर है, ए का आय हुआ, अब जो परिवर्तन होना था हो चुका, अब हम इसको जोड़ लेते हैं। ये देखो जा है, कैसा है, आधा। अच्छा जा तो आधा क्यों है, पहले तो पूरा था। आधा इसलिए क्योंकि इसका स्वर निकल गया तो आधा बचा, और स्वर निकल करके बदल गया, और बदला किस में, आय में। अब इसको जोड़ेंगे तो जा आधा, यहाँ आ मिल रहा है, ये आ जा में जुड़ेगा तो जा पूरा लिख लेंगे। यहाँ या आधा है, ये वाला स्वर इसमें जुड़ेगा तो या पूरा लिख लेंगे, और जे प्लस आह क्या बनेगा, क्या बनेगा, जया। बात समझ में आई। अच्छा
अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण है, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है हरे धन ए, क्या होगा? हरे धन ए क्या होगा? क्या होगा? नहीं बता पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं क्या होगा। चलिए समझते हैं। हरे का वर्ण विच्छेद करें, और जोर से बोला करो, थोड़ा चने वने खा के आया करो, बोलना पड़ेगा इसलिए, है ना। हरे का वर्ण विच्छेद करेंगे तो हरे में हा को जैसा है वैसे लिख लेते हैं, इसका वर्ण विच्छेद नहीं करते हैं, रे का करते हैं। रे में क्या है? रे रा है और ए है। अच्छा इधर भी क्या है? ए है। नियम में पढ़ा है कि ए के बाद कोई भी स्वर आए, समान असमान की कोई बात नहीं थी, कोई भी स्वर आ जाए तो ए के बाद ए आया है। जब संधि करेंगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, हा है, रा है, ए के बाद ए है, तो ए का क्या हो जाएगा? ए का क्या होता है? आय होता है, जो परिवर्तन होना था हो गया। अब इधर क्या है? ए है। अब इसको हम जोड़ते हैं, जब जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए, हमने हा लिख लिया, रा आधा है, इधर क्या है? आ है, ये आ रा में जुड़ेगा तो रा पूरा हो गया। या आधा है, इधर ए है, ए या में जुड़ेगा तो या पूरा हो गया, और या में ए की मात्रा लग गई, तो क्या बना? हरे प्लस ए बराबर क्या बनेगा? हरे। बात समझ में आई? हरे धन ए बराबर हरे। और उदाहरण, इनको दोनों को लिखे फिर और उदाहरण देखे। जल्दी से लिख लीजिए। कोई दिक्कत इन दोनों उदाहरणों में? कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर और उदाहरण देखिए, जे धन अनम क्या बनेगा? जयनम। ने धन अनम क्या बनेगा इसका संधि पद? नयनम। ठीक है। चे धन अनम इसका संधि पद क्या बनेगा? क्या बनेगा? शयनम। और शे धन अनम इसका संधि पद क्या बनेगा? शयनम। ठीक है, जल्दी से उदाहरण नोट कीजिए। कितना बचा? आप कितना बचा आपका लास्ट वाला? चलिए जल्दी से लिखिए। इन उदाहरणों में कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अच्छा दिक्कत नहीं आती है क्लास में? आती है घर? अच्छा, इसका मतलब घर पर पढ़ते हैं। अच्छा, इन लोगों को घर पर भी दिक्कत नहीं आती है? पता है काहे नहीं आती है? कॉपी उठा के देखते नहीं है, जब देखेंगे ना दिक्कत नहीं आएगी। बढ़िया है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए बस, कॉपी देखो या ना देखो। लेकिन ये भी है कि अगर यहाँ दिक्कत नहीं आई, पेपर में दिक्कत आएगी। और अगर चाहते हैं कि पेपर में दिक्कत ना आए, तो यहाँ जितनी भी दिक्कतें आनी है उनको आने दीजिए। ठीक है, अब आपके सामने ये ऑप्शन है, तो आप जिसको चाहे उसको चुने। पेपर में दिक्कत को चुनेंगे या यहाँ दिक्कत को चुनेंगे? आगे बढ़े। अब लिख लिया आपने? बढ़िया किया। अगला, हम जानते हैं कि ओ के बाद जब भी कोई स्वर आता है, ओ का क्या हो जाता है? अब हो जाता है। जैसे लिखा है पोधन अनह या पोधन अनम, क्या बनेगा? पवनम। ठीक है। ऐसे ही लिखा हुआ है भोधन अनम, ये क्या बनेगा?
भवनम। अगला उदाहरण है गो प्लस एषणा, ये क्या हो जाएगा? गवेषणा। फिर है भो धन अति, क्या बनेगा? भवते। और हमको पेपर में दे दिया गया, बताइए विष्णवे में संधि कौन सी है? विष्णवे में संधि कौन सी है? अयादि संधि। किस सूत्र से है? एचो यवा यावह से। और फिर पूछा विष्णवे का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो विष्णवे का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बोलिए। विष्णुधन ए, क्या हो जाएगा? विष्णुधन ए। अब हम बात करते हैं ऐ के बाद जब कोई स्वर आता है तो ऐ का क्या हो जाता है? ऐ के बाद जब कोई स्वर आता है तो ऐ का क्या हो जाता है? आय। जैसे लिखा हुआ है दय धन अकह, क्या होगा? दायकः। फिर लिखा हुआ है शय धन अकह, इसका संधि पद क्या बनेगा? शायकः। नय प्लस अकह, क्या बनेगा? नायकः। जय प्लस अकह, नहीं, नय प्लस विनय प्लस अकह या विधय प्लस अकह। देखिए विधय प्लस अकह क्या हो जाएगा? विधायकः। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले नियम की, और अगला नियम है हमारा कि जब औ के बाद कोई स्वर आता है, औ का क्या हो जाता है? आव। औ का क्या होगा? आव होगा। जैसे लिखा हुआ है पौधन अनम, क्या होगा? पौधन अनम क्या होगा? क्या? पावनम। जोर से बोला करो भाई। पावनम। देखिए अनम, पोधन अनम है तो पवन बनता है, और पौधन अन है तो पावन बनता है। ठीक है। ऐसे ही लिखा हुआ है भव धन उक, क्या हो जाएगा? भावुकः। ठीक है। और नौ धन इकह क्या बनेगा? क्या बनेगा? नाविकः। नोट कर लीजिए। अयादि संधि समाप्त।